वेलकम। जैसा कि हमने पोएट्री का पार्ट पढ़ा आपका द फाउंटेन फर्स्ट लेसन, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ा हमने और उसके मीनिंग की चर्चा की। अब हम पढ़ेंगे क्लास 10th के पोएट्री फर्स्ट लेसन, जो आपने फाउंटेन पढ़ा, द फाउंटेन जेम्स रसेल लोवेल के द्वारा। उसका अब हम क्या पढ़ेंगे? कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके तहत देखिए बोर्ड के पेपर में आपके पोएट्री में कंप्रीहेंशन के तहत क्वेश्चन आंसर ही पूछता है 5 से 6 नंबर का। ठीक है, तो आप टोटल यानी उसमें क्या होगा, आपका पोएट्री का स्टेंजा दे देता है और स्टेंजा के नीचे आपके 2 क्वेश्चन लिख देता है। केवल 2 ही क्वेश्चन लिखता है, उसमें से आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेंजा। ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन का आंसर स्टेंजा में ही मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप उस लेसन को पढ़े हैं तो अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार उसका आंसर भी देना पड़ सकता है, और ऐसा भी हो जाता है कि उसमें भी आपका क्वेश्चन आंसर मिल जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसको बताने से पहले एक चीज हमेशा याद रखिएगा विद्यार्थियों, कि क्वेश्चन का आंसर उसी टेंस में दिया जाता है जिस टेंस में वो पूछता है। जैसे क्वेश्चन हमने पहला लिखा या दूसरा ही मान लीजिए लिखा, तो आप सीधे देख रहे होंगे, व्हाट डज द फाउंटेन डू फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। तो ये सीधा सीधा आपका दिख रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जब इसको लिखेंगे आप तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ये तो इंट्रोगेटिव में है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, लेकिन जब हम इसका आंसर देंगे तो वह इंट्रोगेटिव में नहीं बल्कि अफर्मेटिव में चला आएगा। नेगेटिव में जरूरत पड़ेगी तो नेगेटिव में देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि जिस टेंस में क्वेश्चन पूछता है उसी टेंस में अक्सर उसका आंसर लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग कंप्रीहेंशन यानी स्टेंजा। हमने सबसे पहले हिंट लिखा है कहां तक के कहां से कहां तक के आपके क्वेश्चन सम्मिलित हैं। तो इनटू द सनशाइन के यहां से आपका विंड्स ब्लो के यहां तक क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं। यानी कहने का मतलब है पहले 4 स्टेंजा है आपके, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। ठीक है, ये पहला आपका स्टेंजा हो गया। दूसरा आपका इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। तो ये 4 स्टेंजा आपके इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, तो उसके तहत हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आप स्वयं से हल करिएगा। बाकी अगर आपकी समस्या कोई परेशानी होती है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले क्योंकि हिंट आपने देख लिया, सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपके टाइटल यानी शीर्षक का नाम पूछता है और लेखक यानी पोएट का नाम पूछता है। क्योंकि प्रोज लेखक होता है, पोएट इसमें लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि राइट द टाइटल ऑफ दिस पोयम। राइट मीन्स लिखिए, द टाइटल मीन्स शीर्षक ऑफ दिस पोयम मीन्स इस कविता का, फ्रॉम विच जिससे द एबव नोटेड लाइन्स मीन्स ऊपर की जो एबव नोटेड लाइन्स यानी ऊपर की लाइनें नोट की गई हैं। आप पोएट्री मीन्स कवितावली की, हैव बीन टेकन मीन्स जिससे ली गई हैं जो। ठीक है, तो उस शीर्षक का नाम लिखना है। अब इसका हम आंसर लिखेंगे जब, तो कई प्रारूप होते हैं। देखिए अब इसमें से चाहे तो यहीं से हम लिख सकते हैं क्या, द एबव नोटेड लाइन्स। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, द एबव नोटेड लाइन्स। ठीक है, नोटेड जब लाइन्स करेंगे तो आपका तुरंत हैव बीन यहां होगा। ठीक है, द एबव नोटेड लाइन्स हैव बीन टेकन। ठीक है, जब टेकन तक आप कर लेंगे तो यहां से लिखेंगे फ्रॉम द लेसन द फाउंटेन। ठीक है, ये थोड़ा सा पतली हो गई लाइन। ठीक, तो क्या हमने आंसर बनाया इस क्वेश्चन का? बस इस क्वेश्चन में इतना पूछा है कि किस शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, तो द एबव नोटेड लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द फाउंटेन। बस ये इसका आंसर हो गया आपका। देखिए पूरी लाइन हमने लिखा है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना है आपको लिखते समय कि हम कहां से लिखेंगे तो हमारा पूर्ण आंसर बन जाएगा। ठीक, तो और दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है ये मैं आपको मुंहजुबानी बता देता हूं। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है आपका कि हु इज ऑथर ऑफ दिस लेसन या हु इज पोएट ऑफ दिस लेसन। तो ये तो आसानी से जब आप पढ़े हैं तो आसानी से बता सकते हैं कि हाँ इस पद्य का लेखक या कवि कौन है। ठीक है, तो सीधे से शब्दों में कह सकते हैं कि जेम्स रसेल लोवेल इज द पोएट ऑफ दिस लेसन या इज द पोएट ऑफ दिस पोयम। ऐसे करके ध्यान से सुन लीजिएगा, देगा कि हु इज ऑथर ऑफ दिस लेसन या हु इज पोएट ऑफ दिस लेसन, तो सीधा कहेंगे जेम्स रसेल लोवेल इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। ऑथर पूछा है तो अगर पोएट करके लिखा है तो जेम्स रसेल लोवेल इज द पोएट ऑफ दिस लेसन या दिस पोयम। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ इसमें क्वेश्चन आंसर भी दे देता है। जैसे पूछ दिया है आपका कि व्हाट डज द फाउंटेन डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। ठीक है, यानी इसमें आपका क्या पूछा है विद्यार्थियों कि व्हाट मींस क्या, डज द फाउंटेन मींस फव्वारा, डू मींस करता है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट मींस सुबह से रात तक, यानी फव्वारा सुबह से रात तक क्या करता है। तो आपका पहला स्टेंजा का क्वेश्चन ये उठा दिया है कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। तो हम लीपिंग एंड फ्लैशिंग नहीं लिखेंगे बल्कि इस क्वेश्चन पे जाएंगे और इसी के अनुसार आंसर देंगे। तो क्या लिखेंगे, द फाउंटेन, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, द फाउंटेन लिप्स। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख रहे हैं, द फाउंटेन लिप्स। ठीक है, एंड लिप्स एंड फ्लैशेस। ठीक है, क्या करता है, द फाउंटेन लिप्स एंड फ्लैशेस फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न टिल नाइट। ठीक है, मॉर्न टिल नाइट। तो क्या हमने इसका आंसर लिखा, देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। व्हाट मींस क्या, डज द फाउंटेन मींस फव्वारा, डू मींस करता है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट मींस सुबह से रात तक। फव्वारा सुबह से रात तक क्या करता है, तो उसमें आपने पढ़ा है कि फव्वारा सुबह से रात तक जो है उछलता और चमकता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से द फाउंटेन लिप्स मींस फव्वारा उछलता है एंड फ्लैशेस और चमकता है, फ्रॉम मॉर्निंग मींस सुबह से टिल नाइट मींस रात तक। तो ये छोटे से शब्दों में आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो गया विद्यार्थियों। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन पूछा है आपका कि व्हाट डज द फाउंटेन लुक इन द मूनलाइट, सॉरी हाउ करा, हाउ मींस कैसा, डज द फाउंटेन मींस फव्वारा, लुक मींस दिखाई देता है, इन द मूनलाइट मींस चांदनी रात में, यानी चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा आपका कैसा दिखाई देता है। तो सीधा जब इसका आंसर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूछा है, तो इसका आंसर भी हम किस में देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में देंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या अफर्मेटिव में देंगे, क्या लिखेंगे, द फाउंटेन, लिखेंगे द फाउंटेन लुक्स, ठीक है, द फाउंटेन लुक्स वाइटर, क्या लिखेंगे, वाइटर देन स्नो, वाइटर देन स्नो इन द मूनलाइट, इन द मूनलाइट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। कैसा होगा, हाउ डज द फाउंटेन लुक इन द मूनलाइट। चूंकि ये इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में मेन वर्ब में आपका एस नहीं लगता है, ये आप ट्रांसलेशन के नियमों में पढ़े होंगे। तो क्वेश्चन आपका पूछा है तो जाहिर सी बात है इंट्रोगेटिव में होगा, लेकिन जब हम इसका आंसर लिख रहे हैं तो अफर्मेटिव में लिख रहे हैं, इसलिए लुक्स लिखा है हमने, ध्यान दीजिएगा। द फाउंटेन लुक्स वाइटर देन स्नो, यानी बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। इन द मूनलाइट मींस चंद्रमा की रोशनी में या चांद की रोशनी में। ठीक है, तो ये हो गया आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब अपने अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन द विंड ब्लोज। तो
तो आपका दूसरा जो स्टेंजा है उसमें इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो है, यानी चांदनी रात में जो है फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक, और बिल्कुल फूलों की तरह हिलता है जो है व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है। तो पूछा यहाँ कि व्हाट हैपेंस मींस क्या घटित होता है व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा बहती है। चूंकि क्लास का प्रयोग किया है तो देखिए यहाँ ब्लोज में एस जोड़ दिया है, ठीक ना, ये आपका क्लाजों का प्रयोग है, क्योंकि बीच में आपका व्हेन कंजक्शन लगा हुआ है तो क्लाजों के थ्रू जो है क्वेश्चन जुड़ गया है। अब इसका आंसर लिखेंगे तो हम यहां से उठाएंगे, ध्यान रखिएगा कि व्हेन द विंड ब्लोज, when the wind blows, जब हवा बहती है, the fountain when the wind blows the fountain waves like a flower, waves like a flower। ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, यानी जब हवा बहती है आपकी तो वह फूलों की तरह हिलता है। तो वहीं पूछा गया है कि व्हाट हैपेंस, क्या घटित होता है व्हेन द विंड ब्लोज, यानी जब हवा बहती है। जब हवा बहती है तो क्या घटित होता है, तो व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा बहती है, द फाउंटेन वेव्स लाइक ए फ्लावर, तो जो फव्वारा है आपका वह भी जो है फूलों की तरह जो है इधर से उधर क्या होता है, हिलता है। ठीक है, अब देखिएगा ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन द स्टेंजा, यानी जो भी आपके समान ध्वनि वाले शब्द हैं, राइमिंग वर्ड का मतलब होता है समान ध्वनि वाले शब्द। ठीक है, तो होमोफोनिक वर्ड भी कहा जाता है, बिल्कुल समान ध्वनियां इनकी होती हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम पोयम को पढ़ेंगे तो पोयम को पढ़ते समय हमको पता चलता है कि ये इसका समान ध्वनि, जैसे हम पहले स्टेंजा को पढ़ेंगे, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, तो आपके लाइट और नाइट ये दोनों आपके राइमिंग वर्ड हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि ये आपके दोनों मिलते जुलते हैं, समान ध्वनि में निकल रहे हैं, लाइट नाइट। ठीक है, तो ये आपके राइमिंग वर्ड हो गए। फिर दूसरा जब स्टेंजा हम पढ़ेंगे, इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड ब्लो, तो आपके स्नो और ब्लो, ठीक है, स्नो और ब्लो ये आपके राइमिंग वर्ड हो गए। तो ऐसे करके हम राइमिंग वर्ड आपके निकालते हैं मेन मेन। जैसे पहले स्टेंजा को पढ़ेंगे तो क्या निकलेंगे आपके, लाइट नाइट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखिएगा लाइट नाइट, पेयर में करके लिखिएगा, लाइट नाइट। ठीक है, कामा कर दीजिएगा। फिर आपका स्नो ब्लो, स्नो स्नो ब्लो, are the rhyming word, are the rhyming words in the stanza। ठीक है, rhyming words in the stanza। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिएगा विद्यार्थियों, इसमें कभी कभी ये भी पूछ देता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ वर्ड वेविंग। ठीक है, इस तरह से भी इसमें और सारे क्वेश्चन भी हो जाते हैं, ये नहीं कि जितना मैंने बताया है उतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको इसीलिए उसका हिंदी अनुवाद बताया जाता है, उसको इतना समझाया जाता है कि इस कविता के स्टेंजा के कहने का सेंस क्या है। ठीक है, तो आप अपने सेंस के अनुसार उस पूरे स्टेंजा का अध्ययन करेंगे और जो भी आपका क्वेश्चन आंसर पूछेगा
आप उस क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन जो भी आपका पूछेगा आप उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब इसमें प्रिय विद्यार्थियों 3 या 4 नंबर का आपका द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम भी लिखने के लिए आता है। आपके कक्षा 10 में 4 पोएम है, जिसमें से 4 पोएम में आप चाहें तो किसी भी पोएम की सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कविता का केंद्रीय भाव, यानी कहने का मतलब एक सारांशनुमा, संक्षिप्त सारांशनुमा उस कविता का तात्पर्य क्या है, वह कविता हमें क्या प्रेरणा देना चाहती है, उस प्रेरणा मुख्य भाव को हम इस सेंट्रल आइडिया के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। उसको आप एक समरी के रूप में, गद्यांश के रूप में लिखते हैं। जैसे हमने लिखा है आपका द फाउंटेन सेंट्रल आइडिया, तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, जिसमें आपका लेसन का नाम और पोएट का नाम भी सम्मिलित होता है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द फाउंटेन composed by James Russell Lowell या सर जेम्स रसेल लोवेल is a very inspiring poem। आप सभी जानते हैं कि ये बहुत प्रेरणादत्त कविता है, आपकी प्रेरणा प्रदान करने वाली। केवल लेखक के लिए नहीं, लेखक ने हमारे लिए ऐसा लिखा है, यह हमारे लिए बहुत प्रेरणा प्रदान करने वाली, हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति एक्टिव रहने की जो प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं वही इसमें बताया गया है। तो उसी को कह रहा है कि जब वेरी इंस्पायरिंग पोएम, यानी यह एक बहुत प्रेरणादत्त कविता है। द फाउंटेन यानी फव्वारा शब्द यानी कार्य करता है या सेवा करता है। जो सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन मीन्स यानी प्रेरणा के एक साधन के रूप में या स्रोत के रूप में, टू द पोएट मीन्स कवि के लिए। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स यानी कवि परिभाषित करते हैं द मोशन ऑफ द फाउंटेन, यानी फव्वारे की गतिविधियों को। आपने पूरी कविता के माध्यम से केवल फव्वारे की गतिविधियों को ही पढ़ा कि फव्वारा पूरा सुबह से और रात तक किस किस गतिविधियों में व्यस्त रहता है, कैसे एक्टिव रहता है, कैसे चंचल रहता है, कैसे ऊपर बढ़ता है, कैसे फुर्तीला होता है, कैसे खुश रहता है, कैसे सदा ऊपर की तरफ बढ़ने वाला होता है, यानी तमाम फव्वारे की गतिविधियों को व्यक्त किया उन्होंने। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे द फाउंटेन सर्व्स यानी सेवा करता है या कार्य करता है, सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन यानी प्रेरणा के स्रोत के रूप में, टू द पोएट मीन्स कवि के लिए। द पोएट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ द फाउंटेन यानी कवि जो है फव्वारे की गतिविधियों को परिभाषित करते हैं ड्यूरिंग सनशाइन, कि वह सूर्य के प्रकाश में अर्थात धूप में कैसा होता है, एंड मूनलाइट चांदनी रात में कैसा होता है, दैट इंस्पायर्स हिम जो उन्हें प्रेरित करता है, टू अचीव हिज हाईएस्ट गोल्स मीन्स अपने सबसे उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लाइफ मीन्स जीवन में। यानी जो उस फव्वारे की गतिविधियां हैं अनेक प्रकार की जो आपने कविता में पढ़ा, वह क्या करता है, हम सभी को जो है अपने जीवन में सबसे उच्च गोल को एकदम निरंतर चल करके हासिल करने के लिए प्रेरित करता है, बिल्कुल कवि की तरह। जो उसी को कह रहा है ही विशेष टू बी, जैसे अंतिम लाइन में कहा गया ग्लोरियस फाउंटेन लेट दाई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी, यानी ऐसा कहते हैं आपके जेम्स रसेल लोवेल जी की हमारा हृदय भी तुम्हारी तरह ताजा परिवर्तनशील और मतलब अपवर्ड लाइक दी ऊपर की तरफ बढ़ने वाला होना चाहिए। उसके ऊपर भी जो भी चीजें दर्शाई गई तो वही कह रहा है जो है कि ही विशेष मीन्स वह चाहते हैं, टू बी हैप्पी मीन्स प्रसन्न, फ्रेश मीन्स ताजा, चीयरफुल मीन्स आनंदित या प्रफुल्लित, इन ऑल सिचुएशंस मीन्स सभी परिस्थितियों में आप लाइफ मीन्स जीवन के, जस्ट लाइक द फाउंटेन मीन्स फव्वारे की तरह जो है, ठीक फव्वारे की तरह। ठीक है, तो इसमें फव्वारे के विभिन्न गतिविधियों को मानव जीवन से जोड़कर बताया गया है कि यदि आपको अपने जीवन में सबसे हाईएस्ट गोल को यानी सबसे उच्च लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इन गतिविधियों का पालन करके ही ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो भी मैंने आपकी लाइनें लिखा है ये आपकी उस कविता की सेंट्रल आइडिया की लाइन है। कोई जरूरी नहीं है कि यही लाइनें आप लिखिए, लेकिन एक चीज ऊपर की जरूरी होती है। इतना आप लिख सकते हैं कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द फाउंटेन कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल लोवेल इज दैट, इसके बाद अपनी चीजें बदलिए। ठीक है, अच्छा रहता है अगर उसमें लेसन और लेखक का या कवि का नाम दिया रहता है। ठीक है,
उसके बाद जो है आपका नीचे की जो भी सारांश होता है या कविता का केंद्रीय भाव होता है उसको आप अपने गद्यांश की भाषा में विथ टेंस करेक्शन जो यानी टेंस के सही होने के साथ साथ व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके द फाउंटेन कविता की सेंट्रल आइडिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसका अध्ययन करिए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती हो तो कमेंट करके आप जरूर बताएं हमें। ठीक है, और आगे के जो भी आपके कंप्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर हैं आप उसको नियमित सॉल्व करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।